माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, हम बोलने के लिए तो भले बोलते हैं कि आप लोग मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे, लेकिन जी जान लगा करके वही लोग पढ़ते हैं जिनको टॉपर बनने की इच्छा होती है। बाकी लोग तो मन लगा करके भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे मन लगा करके पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सफलता उनको जरूर मिलती है। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग पढ़ें तो एकदम मन लगा करके पढ़ें। जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठें, एकदम जी जान लगा करके पढ़ाई करें। 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन एकदम मन से। समझ गए ना? हमारे पिताजी कहते थे जब हम पढ़ाई करते थे तो कि देखो, जब पढ़ना हो ना, 10 मिनट ही पढ़ो, 20 मिनट ही पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब लेकर के बैठ गए हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम में, तो रात में लालटेन जला करके पढ़ते थे या फिर दिया जला करके पढ़ते थे। समझ गए ना? हमारे गांव में बिजली आया नहीं था उस समय, तो दिया और लालटेन जला करके पढ़ते थे। तो होता क्या था कि उस समय चारों तरफ से हम लोग बैठ जाते थे, हम सभी भाई, और पढ़ाई कर रहे हैं। बीच बीच में झुकनी आ जाता था, इस तरीके से झुकनी आ जाता था, झुकने लग जाते थे। ठीक है ना? तो उस समय पापा आते थे और बोलते थे, अरे पढ़ना है तो 10 मिनट पढ़ो, लेकिन मन लगा करके पढ़ो। लेकिन नहीं पढ़ना है तो दिखावा मत करो कि हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ किताब लेकर के लालटेन के पास बैठे मत रहो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना? सोने का इच्छा है, जाकर के सो जाओ। जब पढ़ने का इच्छा होगा तभी पढ़ना, लेकिन मन लगा करके पढ़ना। ऐसा नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बस वो टाइम के लिए है कि हाँ हम 1 घंटा बैठे किताब के पास, 2 घंटा हम बैठे किताब के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? ऐसा करके आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसा करके आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा करके आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए दूसरों को ये ना सोचिए कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, सोचिए कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है? चलिए, अब कुछ बच्चे हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जी मैथ का नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे बच्चों को हम बता दें कि अगर बबुआ याद करने के लिए हम आपको मैथ बोले तो क्या आप मैथ याद करिएगा? कोई भी धुरंधर टीचर के पास चले जाइए, आपको यही बोलेगा कि जितना बार हो सके मैथ को बनाने का प्रयास करो, जितना बार हो सके उसको प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस का चीज है। मैथ में क्वेश्चन आंसर याद करिएगा आप लोग, मैथ में क्वेश्चन आंसर याद करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिए ना। 1 बार बनाइए, 2 बार। आप किताब को 3-4 बार खत्म कर दीजिए। आप साल भर के अंदर अंदर ना किताब को 3-4 बार खत्म कर दीजिए। एक्चुअल बात है। तो मैथ का नोट्स आप नहीं डिमांड करें तो ज्यादा बेहतर है। समझ गए? बाकी सब चीज का नोट्स आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, क्वेश्चन का आंसर याद करना है। लेकिन मैथ का नोट्स प्रैक्टिस करने का चीज है मेरे छोटे भाई। प्रैक्टिस करो ना। समझ गए? चलिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का दूसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है श्वसन। यानी कि हम आपको श्वसन क्रिया के बारे में बता रहे थे कि श्वसन आखिर होता कैसे है, क्या प्रोसेस है पूरा श्वसन का। तो यह सब कुछ हम आपको बता रहे थे और इसी सिलसिले में आज हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि आज आपका यह चैप्टर बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आज बहुत जल्द आपका यह चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, आज चैप्टर तो हम खत्म करेंगे ही, साथ ही साथ जो डाउट्स है वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर वेयर कर दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं ना, लाइक को दबा दीजिए, लाइक वाले बटन को दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर जल्दी से दबा ही दीजिए, कोई कंजूसी उसमें नहीं होना चाहिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और श्वसन के बारे में हम पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं बताने का। ऐसे हम कोशिश भी करेंगे कि श्वसन के लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी बनाएं। हमें इच्छा भी है कि हम श्वसन के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएं, जिसमें शॉर्टकट में हम आधे घंटे में सब कुछ समेट दें, ताकि आप लोगों को वहां से रिवीजन हो जाए। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं ना, उन लोग के पास अभी भी मौका है, आप लोग टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, टॉपर बैच आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एडमिशन चालू है। एडमिशन लेने के लिए 8114532021 इस नंबर पे, या फिर 9263991125 इस नंबर पे, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। मात्र 999 में हम आपको साल भर पढ़ाएंगे, नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को पहले लाइक करिए। ठीक है ना?
फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, और कोर्स परचेज करने के बाद जिनको भी दिक्कत हो रहा है ना, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एक बार। हेल्पलाइन नंबर पे एक बार आप लोग कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? एपिग्लॉटिक्स का कार्य भोजन को स्वरनली से जाने से रोकना होता है या श्वास नलिका से? देखिए ना, जहां पर श्वास नलिका और भोजन जहां पर श्वास नलिका और भोजन वाला नलिका, आहार नाल दोनों मिलता है ना, वहीं पर एपिग्लोटिक्स रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन नलिका को रोकता है, या फिर कह सकते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो श्वसन नलिका को थोड़ी देर के लिए बंद करता है, ठीक है। जब खाना यहां से नीचे चला जाता है तो फिर वो खुल जाता है, इस प्रकार से काम करता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आज आपको हम बताने वाले थे क्या, पिछले क्लास में तो यह सब कुछ हम बता दिए थे ना, पिछले क्लास में हम यह सब कुछ बता दिए थे। अच्छा, आप लोग बताइए, हम आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइए। यह सब हम आपको बता दिए थे कि कौन सा जीव जंतु अपने किस अंग के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। यह सब कुछ हम आपको बताए थे। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बता दीजिए, आप लोग ये भी बता दीजिए कि ऑक्सीजन O2, ये क्या हो रहा है? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। O2, ध्यान से समझिएगा, O2 प्लस हेमोग्लोबिन, क्या इसको बोलेंगे? हेमोग्लोबिन। फटाफट से बताइए आप लोग। O2 प्लस हेमोग्लोबिन, अगर बच्चों इसको हम लोग जोड़ दें तो क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन क्या बनेगा? पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, याद रहेगा। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, याद रहेगा ना, या फिर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग ट्रैकिया ट्रैकिया जब आप बता रहे हैं, जो कॉकरोच होता है बच्चों, कॉकरोच, कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा होता है? कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा होता है? सर जी, ट्रैकिया होता है सर। आप ही लोग तो बोल रहे हैं ना ट्रैकिया होता है सर। अच्छा, ट्रैकिया और किसका किसका श्वसन अंग होता है, यह भी बता दीजिए। ट्रैकिया कॉकरोच का तो होता है भाई, यह तो बात आप हमें बता चुके हैं कि तिलचट्टा का सर होता है। लेकिन तिलचट्टा के अलावा, कॉकरोच के अलावा और किसका श्वसन अंग होता है, यह भी बता दीजिए, ठीक है ना। और किसका श्वसन अंग होता है? और किसका श्वसन अंग होता है? आप लोग बोलेंगे कि सर मक्खी का होता है। क्या बोलेंगे? मक्खी का होता है। अब दबंग 3 वाला मक्खी मत समझ लीजिएगा। दबंग 3 या फिर दबंग 2 में सलमान खान के भाई का नाम मक्खी रहता है, वो मत समझ लीजिएगा। मक्खी जो दिन में आपको परेशान करता है, और मच्छर जो रात में आपको परेशान करता है। भगवान ये दो जीव जंतु ना सिर्फ मानवों को परेशान करने के लिए बनाए हैं। यह दो जीव भगवान सिर्फ मानवों को परेशान करने के लिए बनाए हैं। सुबह में अगर खाना खाने के लिए बैठिए तो मक्खी परेशान करेगा, रात में अगर सोने के लिए जाइए तो मच्छर परेशान करेगा, ठीक है ना। यह दो जीव सिर्फ मनुष्यों को परेशान करने के लिए है, तो बहुत छोटा लेकिन मनुष्यों को परेशान करके रखता है, समझ गए ना। है तो बहुत छोटा, मनुष्यों को परेशान करता है। एक कहावत है ना कि सत सैया के दोहरे अरुणावत के तीर, ध्यान से समझिएगा। एक दोहा है जो कि शायद रामचरितमानस का ही है, कि सतसैया के दोहरे अरुणावत के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जो देखने में छोटा रहता है ना, बड़ा गंभीर घाव करता है, इसलिए छोटे चीजों से बचिएगा, ठीक है। चलिए, तो यह सब कुछ हम आपको बता दिए थे। आज मुख्य रूप से बताना है पौधों में श्वसन, कि पौधे जो होते हैं वो किस तरीके से अपना श्वसन कार्य करते हैं, ठीक है ना। पौधे किस तरीके से अपना श्वसन कार्य करते हैं, यह हम आपको अब बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब लगभग लगभग 1000 बच्चे लाइव क्लास में जुड़ने वाले हैं। फटाफट से आप लोग शेयर करिए और 1000 प्लस हो जाइए ताकि हम क्लास को शुरू कर सके। फटाफट से आप लोग शेयर करिए और लगभग 1000 प्लस बच्चे हो जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। 1000 प्लस बच्चे जल्दी से हो जाइए। 1000 प्लस बच्चे जल्दी से हो जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर दें। फटाफट से शेयर करिए जल्दी जल्दी से। लाइक भी 1000 पार हो जाना चाहिए, लाइक भी 1000 पार हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर एकदम दबा दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर दें, ठीक है। तब तक आप लोग का हम कुछ कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आज बहुत छोटा सा चीज पढ़ना है, बहुत थोड़ा बहुत टॉपिक है, तो इसलिए आज हम आराम आराम से भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सर ऐप में नहीं पढ़ाइएगा सर, ऐप में बाबू डेली क्लास चल रहा है 9 बजे से, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, 10 बजे तक डेली क्लास चल रहा है सुबह में। आप लोग जुड़िए तो सही, आप लोग जुड़ कहाँ रहे हैं, ठीक है ना।
एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्टार्ट डाउनलोडिंग लिखा रहा है। स्टार्ट डाउनलोडिंग तो लिखाएगा तो इसका मतलब कि डाउनलोड हो रहा है, और वो आपके फाइल मैनेजर में जाकर के सेव होगा डॉक्यूमेंट्स फाइल में। गजब हाल है। जब स्टार्ट डाउनलोडिंग लिख दिया यानी कि डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया। डाउनलोडिंग वैसे ही तो होता है। गजब हाल है भाई, ठीक है ना। डाउनलोड डाउनलोड करने के बाद जाकर के आप लोग देख लीजिएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन में सॉरी, अपने फाइल मैनेजर में जाकर के देखिएगा, ठीक है ना। वहां पर डॉक्यूमेंट फाइल होगा, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। छोटू बाबू जाकर देख लीजिएगा आप, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अभी भी देखिए 1000 बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। जब तक नहीं आएंगे आज हम आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए फटाफट से शेयर करिए और जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, अभिषेक कुमार, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब चलिए बच्चों हम पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब लगता है कि बच्चे जागरूक हो गए हैं और जल्द ही अब 1000 हो जाएंगे लाइव में। चलिए फटाफट से अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल जो कि हम आपसे पूछेंगे, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में, या फिर हम ये छोड़ देते हैं, श्वसन क्रिया हम यूज ही नहीं करेंगे। पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, सीधे सीधा पे बताइए। पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में, बताइए। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या फिर ऑक्सीजन लेते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चे के पास कॉमन सेंस है, जो कि हम सब कुछ बता चुके हैं। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा आप लोग जवाब बताइएगा जल्दी जल्दी से। क्या लिख रहे हैं, CO2 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 CO2, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि अपवाद में हैं और लिख रहे हैं O2 O2 O2। अब आखिर सही कौन सा है, सही कौन सा है, CO2 की O2? हम बता दें कि ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर पगला गए हैं का, कार्बन डाइऑक्साइड ना होगा। तो बबू हम आपको बता दें कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के लिए लेते हैं, यानी कि दिन में जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते रहता है, तभी तक उसे CO2 गैस की जरूरत है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए बस CO2 लेते हैं, बाकी श्वसन के लिए हम दोनों बराबर हैं, समझ गए ना। यानी कि दिन में जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस चीज को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। किस चीज के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। समझ में आ गया, तो कंफ्यूज मत करिए। चलिए अब बात करते हैं पौधों में कि पेड़ पौधे किस चीज के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है ना। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पेड़ पौधे अपनी श्वसन की क्रिया पत्तियां, जो पेड़ पौधे के तने होते हैं, और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करते हैं। देखिए हमारे घर के बाहर एक आम का पेड़ है और उसी आम के पेड़ में से हम एक ही पत्ता तोड़ करके लाए हैं, आपको समझाने के लिए। एक दिन और पत्ता तोड़ करके लाए थे, जो कि अब आपको हम समझाए थे जब प्रयोग कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण वाला। ये प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस पत्ते को आप बहुत गौर से देखिएगा या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिएगा ना, तो इस पत्ते में महीन महीन सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, समझ गए। बहुत छोटे छोटे इसमें आपको छिद्र दिखाई देंगे। अगर आपको नंगी आंखों से देखना है ना तो भी आप देख सकते हैं। कहिए कैसे सर? पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल के पेड़ के पास जाइएगा, नीचे देखिएगा पीपल का पत्ता सूखा हुआ गिरा हुआ है। जो सूखा हुआ पत्ता रहेगा, जो सूखा हुआ पत्ता रहेगा उसको हाथ में उठाइएगा, उसके ऊपर में एक बहुत महीन पतला एक लेयर होता है, एक, समझ गए ना, पत्ता के ऊपर में बहुत महीन पतला एक लेयर होता है। उसको धीरे धीरे आराम से आप कबाड़ने का प्रयास करिएगा, समझ गए ना, बहुत पतला। ऐसे तो कभी कभी होता है ना कि सूख जाता है तो वो वाला लेयर अपने से उखड़ जाता है, लेकिन अगर ना उखड़े ना तो बड़ा आराम से उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ दीजिएगा, समझ गए, रगड़ दीजिएगा या फिर उखाड़िएगा। आप देखिएगा ना कि पत्ता के अंदर में से ना झिल्ली जैसा कुछ निकला, झिल्ली जैसा कुछ निकला, वही तो है रंध्र, समझ गए ना। और उसी के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, समझ गए। वही रंध्र होता है बच्चों और उसी के द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं।
इसके अलावा तने और जड़ के द्वारा भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। समझ गए? बताइए यहां तक आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, हो गया ना? अच्छी बात है। तो पेड़ पौधों में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? विसरण क्रिया के द्वारा। पेड़ पौधे अपनी श्वसन की क्रिया पत्तियों, तनों और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करते हैं, और यह जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्र कहा जाता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। अभी हम आपको बताया ना किस पत्ती में एक झिल्ली जैसा संरचना आपको दिखाई देगा, उसी को क्या कहते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। देखिए यहां पर हम पिक्चर भी लगा दिए हैं, पत्ती का चित्र लगा दिए हैं, और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिएगा ना, देखिए हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप का जो जूम करने वाला लेंस होता है ना वो लगा दिए हैं, अवतल लेंस लगाए हैं। आपको हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर के अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस लगाए हैं, और इससे देखिएगा ना तो आपको छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। समझ गए? पेड़ पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, और जो तने होते हैं, जो टहनी होता है, टहनियों में बात रंध्र पाए जाते हैं। टहनी में क्या पाया जाता है? बात रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, टहनी में बात रंध्र। पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, और जो टहनी होता है ना पेड़ पौधों का, टहनी में बात रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है ना? देखे हैं सर? बिल्कुल देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, क्योंकि पत्ती तो आप लोग देखे हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब जो जड़ होते हैं, हम आपको क्या बताएं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होता है। जो तना होता है उसमें बात रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा श्वसन होता है, और जड़ में मूलरोम पाया जाता है जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो तीन चीज, तीन बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तीन बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, आप लोग कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग कमेंट करने के लिए अंगुली रखिए एकदम कीपैड पर और तैयार हो जाइए, और बताइए सबसे पहला बता दीजिए, पत्तियों में कौन सा भाग होता है जहां से पेड़ पौधे सांस लेते हैं? पत्तियों में बता दीजिए जल्दी जल्दी से, पत्तियों में कौन सा भाग होता है जहां से पेड़ पौधे सांस लेते हैं? पत्तियों में किस भाग के द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं? जल्दी जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन 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 बच्चे जवाब देते हैं। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए। अरे भाई, ये जो भाग है ना इसको रंध्र बोला जाता है। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर रंध्र क्या होता है? जैसे हमारा ये नाक है, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं। अब आप पूछिएगा कि सर नाक क्या होता है? ये कोई बात हुआ? जिस तरीके से हम लोग का नाक है जिससे सांस लेते हैं, उसी तरीके से पत्तियों में रंध्र है जिससे वो सांस लेता है। समझ गए ना? रंध्र के द्वारा। चलिए, बहुत बढ़िया। रंध्र के द्वारा पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा सांस लेते हैं। दूसरा बच्चों ध्यान रखिएगा, क्या है? तना। अब बताइए इसमें क्या पाया जाता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? वात रंध्र पाया जाता है। समझ गए ना? वात रंध्र पाया जाता है। ठीक है, वात रंध्र पाया जाता है, याद रहेगा। और तीसरा जड़। तीसरा क्या होता है? जड़ होता है। और जड़ में क्या पाया जाता है बच्चों, बताइए? जड़ में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जड़ में पाया जाता है मूल रोम। क्या पाया जाता है? मूल रोम पाया जाता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। तो एक्चुअल में आपको यह तीन चीज याद रखना है, क्योंकि यह तीनों परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? यह तीन चीज, यह तीन बात आपको ध्यान रखना है। बताइए, याद रहेगा? यह तीन बात आपको याद रखना है। बताइए, याद रहेगा? याद रहेगा सर। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे का बहुत बार बार कमेंट आ रहा है कि सर अस्टोमेटा के द्वारा न लेता है सर, अस्टोमेटा के द्वारा न लेता है सर। अच्छा ये बताइए, हम बोले कि हम नाक से सांस लेते हैं, आप कहिएगा कि सर हम नाक से थोड़े सांस लेते हैं, हम तो नोज से सांस लेते हैं। अरे बाबू, रंध्र का जो स्पेलिंग होता है ना वो अस्टोमेटा होता है, जिसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अस्टोमेटा। ठीक है, अस्टोमेटा इसको हिंदी में लिखा जाता है। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं?
अस्टोमेटास, समझ गए ना। हिंदी में क्या लिखते हैं, अस्टोमेटा, लास्ट में एस नहीं बल्कि एएस होता है, अस्टोमेटाज। तो रंध्र को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, अस्टोमेटा बोला जाता है, याद रहेगा। रंध्र को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, अस्टोमेटा बोला जाता है। तो इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप अस्टोमेटा लिखते हैं बिल्कुल सही बात है, अस्टोमेटा का हिंदी रंध्र होता है, ठीक है ना। तो पत्तियां किस चीज के द्वारा सांस लेता है भाई, तो रंध्र के द्वारा। रंध्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब हम लोग दौड़ते हैं, जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है ना। और जब ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है तो हम ज्यादा जोर से सांस लेते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन क्रिया तेज गति से होता है, तेज गति से होता है। लेकिन पेड़ पौधे एक जगह पर बेचारे जिंदगी भर खड़े रहते हैं, एक जगह पर जिंदगी भर खड़े रहते हैं। अगर जो कस के आंधी आ गया तो उसका टहनी भले इधर से इधर, इधर से इधर होते रहता है, समझ गए ना। अगर कस के आंधी आ गया तो उसका टहनी कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसे बेचारा एकदम सीधा खड़ा रहता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है। और कोई व्यक्ति जब एक जगह खड़ा रहे, हम व्यक्ति पर एग्जांपल देकर के बता रहे हैं, तो क्या उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से पेड़ पौधे एक जगह पर एकदम खड़ा रहते हैं तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए, उसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसलिए पेड़ पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया है एकदम धीरे धीरे होता है, मंद गति से होता है, समझ गए ना। पेड़ पौधों में श्वसन की जो प्रक्रिया है ना एकदम मंद गति से होता है, एकदम बहुत मंद गति से होता है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अभी हम आपको बताए थे सबसे शुरुआत में ही कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ दिन में, अगर हम बात करें बच्चों दिन में क्यों, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके कारण CO2 गैस पेड़ पौधे लेते हैं। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, समझ गए ना। बताइए, अब बताइए कोई दिक्कत हो गया, हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब पेड़ पौधों में खत्म हो गया, पेड़ पौधों में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अच्छा एक बात आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइएगा एकदम ईमानदारी से साथ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हम जो पढ़ाते हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हम पर निर्भर हैं। जो हम पर निर्भर हैं वो टारगेट बोर्ड नीचे कमेंट करेंगे, जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं वो ऑफलाइन भी नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कितने बच्चे हैं जो सिर्फ हमसे पढ़ते हैं वो टारगेट बोर्ड लिखेंगे ओनली टारगेट बोर्ड, ओनली टारगेट बोर्ड, ओनली टारगेट बोर्ड। और जो बच्चे कहीं कोचिंग जाते हैं तो लिखिएगा टारगेट बोर्ड प्लस ऑफलाइन, टारगेट बोर्ड प्लस ऑफलाइन। इस तरीके से आप लोग लिख करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे हैं, ताकि हम पर थोड़ा जिम्मेदारी और बढ़ जाए। अगर हम देखेंगे ना कि भाई बच्चे, अधिकतर तो बच्चे ऐसे हम पर ही डिपेंड है, हमें अच्छे तरीके से पता है, लेकिन हमें देखना है बस एक बार, ठीक है। वाह, टारगेट बोर्ड, टारगेट बोर्ड, टारगेट बोर्ड सर, टारगेट बोर्ड सर। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है टारगेट बोर्ड सर, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन भी जाते हैं। लेकिन खैर, ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं, जो ऑफलाइन जाते हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे संतुष्ट हैं, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग बिंदास होकर के छोड़ सकते हैं, समझ गए ना। अगर आप पढ़ने में मन लगाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप छोड़ सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि ऑफलाइन से कहीं बेहतर तैयारी हम आपको करवा देंगे, ऑफलाइन से कहीं बेहतर तैयारी आपको हम करवा देंगे, 100% गारंटी लेता हूं इसका, समझ गए ना। चलिए अब चलिए बच्चों, हम जंतुओं में श्वसन, हम लोग अपने में श्वसन कैसे करते हैं आपको हम बता दिए थे। अब देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किस तरीके से श्वसन कार्य करते हैं। आज आपका यह चैप्टर खत्म होगा, आज इस चैप्टर को हम उड़ा देंगे, एकदम चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो हम देखते हैं कि जंतुओं में श्वसन आखिर कैसे होता है, ठीक है ना। जंतुओं में श्वसन कैसे होता है तो ध्यान से समझिएगा। जो सूक्ष्म जीव हैं, जिसको हम एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं, उसमें श्वसन कैसे होता है। तो सूक्ष्म जीवों में भी विसरण विधि के द्वारा ही श्वसन होता है, विसरण विधि के द्वारा श्वसन होता है।
विसरण क्या है कि जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। अब बच्चों यहां पर आप लोगों के लिए एक नया शब्द है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है सर? तो बाबू ध्यान रखिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोग उस झिल्ली को कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोग उस झिल्ली को कहते हैं जिससे कुछ चीजें तो आसानी से आर पार हो जाए और कुछ चीजें आर पार नहीं होती है। समझ गए ना? अर्ध पारगम्य झिल्ली उसी को बोलते हैं कि जिससे सब कुछ पार ना हो, कुछ चीजें पार कर जाए। अगर हम बोले कि हम लोगों का जो स्किन है, जो त्वचा है, क्या यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है, हाँ या ना? आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। क्या हम लोगों का जो त्वचा है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है, हाँ या ना? है सर, है सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, यस सर। चलिए, बिल्कुल है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि हमारे इस स्किन के नीचे, अगर हम इस स्किन के नीचे चले जाएं तो खून भी है। समझ गए ना? खून है, पसीना है, पानी है, सब है। खून है, पानी है, सब कुछ है। समझ गए ना? लेकिन सिर्फ पसीना ही क्यों निकलता है बाहर, खून क्यों नहीं निकलता है? सिर्फ देखते हैं ना, जब गर्मी लगता है तो पसीना बाहर निकलता है लेकिन खून नहीं निकलता है, ऐसा क्यों? क्या इस स्किन को पहचानने के लिए आता है? क्या यह स्किन जानता है कि हमें सिर्फ पसीनों को बाहर निकालना है, खून को बाहर नहीं निकालना है? जब खून बाहर निकल सकते हैं तो पसीना क्यों नहीं बाहर निकल सकता है, बताइए? खून, जब पसीना बाहर निकल सकता है गर्मी लगने पर, तो उसी पसीना में, उसी खून में वो पानी मिला हुआ है जहां से वो निकल रहा है, तो वो खून बाहर क्यों नहीं आता है? इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्किन है वो क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कुछ चीजों को तो बाहर आने देता है लेकिन कुछ चीजों को बाहर आने नहीं देता है। समझ गए ना? कहा जाता है ना, ये भगवान की है माया, कहीं धूप कहीं छाया, वही वाली बात है। भगवान ऐसा ऐसा चीज बना दिया ना जो आदमी के लिए अजूबा है। समझिए ना कि भगवान इसमें छिद्र दिए हैं लेकिन उस छिद्र से सिर्फ पसीना बाहर आता है, खून अंदर वाला बाहर नहीं आता है। कितना पारगम्य झिल्ली है जी, बताइए, है ना बात? तो इस तरीके से हमारा शरीर भी क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे यहां पर आप लोग पिक्चर देख लीजिए, यह मान लिया जाए सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना? एक्चुअल में सूक्ष्म जीव ही है। तो यह जो सूक्ष्म जीव है ना, यह देख रहे हैं कि इस तरीके का है, इसके शरीर पर ना इस तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली होता है चारों तरफ, पूरे शरीर से। तो इसलिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वह अपने पूरे शरीर से श्वसन क्रिया करता है। समझ गए? अपने पूरे शरीर से यह क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है, क्योंकि इसके शरीर के चारों तरफ क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, इस पिक्चर को, इस फोटो को एक्चुअल में यहीं पर लगना चाहिए था, फोटो लग गया है अगला स्लाइड में, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देंगे। समझ गए ना? समझ गए इस चीज को? क्योंकि यह जो सूक्ष्म जीव है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। तो यहां से समझने में आप लोग को कोई परेशानी? रुपेश कुमार लिख रहे हैं कि सर आप क्यों इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं सर, सब बच्चे को पसंद आ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं ना कि सर पीडीएफ पीडीएफ। देखिए, पीडीएफ तो हमको देना ही है। हम पीडीएफ में थोड़ा बहुत डिले इसलिए भी करते हैं, थोड़ा लेट इसलिए भी करते हैं, ताकि आप लोगों को ना कुछ लिखने का प्रैक्टिस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो मोबाइल से देख लिए, नोट्स से पढ़ लिए और पता चला कि कुछ लिखे ही नहीं, तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। हैंड राइटिंग भी तो आपका सुधरवाना है, आपका हैंड राइटिंग भी तो सुधरवाना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए बच्चों, यह एक क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यह जो फोटो है ना, इस क्वेश्चन का नहीं है एक्चुअल में। यह जो फोटो है यह यहां पर का, एक्चुअल में इस फोटो को यहां पर लगना चाहिए था लेकिन उल्टा लग गया है, यहां पर आ गया है, ठीक है ना? चलिए ध्यान से जरा समझिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, जरा एक बार बता दीजिए आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, जरा एक बार फटाफट से आप लोग बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO आपको हम बताएंगे आगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब कि आखिर मोनो कैसे होता है, ठीक है ना? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, दो लगा देते हैं तो डाई हो जाता है, कार्बन
डाइऑक्साइड, और जब एक लगाएंगे ना यहां पर तो यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन एक हम लोग लिखते नहीं है, समझ गए ना, तो इसलिए सिर्फ क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO। अब CO मतलब एक सर्कल ऑफिसर भी होता है, समझ गए ना, CO मतलब सर्कल ऑफिसर भी होता है, लेकिन जब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, CO मतलब क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे, समझ गए। तो जरा ध्यान से समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है बच्चों, कैसे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों बोला जाता है, यह क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, समझ गए। यह क्वेश्चन का जवाब किसको देना है, आपको देना है। आप लोग ध्यान से जरा इस चीज को समझ लीजिए। समझ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक जहरीली गैस क्यों बोलते हैं, जरा इस चीज को आप लोग, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस क्यों बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना जाता है क्योंकि यह हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। क्योंकि आप लोग को पता है ना कि हम लोग जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो हमारे हेमोग्लोबिन में जाकर के मिलता है। इस बात की जानकारी आपको है कि हम लोग जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं वो कहां जाकर के मिलता है, हेमोग्लोबिन में जाकर के मिलता है। इस बात की जानकारी आपको है कि वह हेमोग्लोबिन में जाकर के मिलता है, ठीक है। और जब हेमोग्लोबिन में जाकर के मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जाकर के मिल रहा था तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा था। ध्यान से समझिएगा, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल रहा था तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा था, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा था। उसी तरीके से बच्चों अब हेमोग्लोबिन के साथ क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। और अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जाकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान से समझिए, यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे शरीर की कोशिकाओं तक, यह कार्बोक्सिलिक एसिड जब हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाओं को मार देता है। अब बात है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे लिए प्राणघातक है, एकदम जहरीला है, शरीर तुरंत मर जाता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है, समझ गए। तो लिखेंगे हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोक देता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, ऑक्सीजन को ना कोशिका तक जाने ही नहीं देता है, बीच में बाहरी रास्ते में रोक लेता है, समझ गए ना, रास्ते में ही क्या करता है, रोक लेता है, बाहर जाने ही नहीं देता है किसी को। समझ में आया, क्या करता है, रास्ते में ही उस चीज को रोक लेता है, किसको, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। समझ में आया, सिंपल सा लॉजिक है। चूंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचने नहीं देता है। और जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया तो फिर वीडियो को लाइक होना चाहिए, बताइए, हो गया, बिल्कुल समझ गए ना, समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आया, सारे बच्चों को आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है भाई। अब आगे जो कि हमें लगता है कि इस चैप्टर का सबसे अंतिम पार्ट है, अब इसके बाद भी कुछ है क्या, अब इसके बाद बिल्कुल नहीं है, यह हमारे इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें। समझ गए ना, श्वसन एवं दहन में अंतर लिखना है, ध्यान से समझिएगा, क्या लिखना है, श्वसन एवं दहन में अंतर। दहन किसको बोलते हैं, आग लगता है ना उसको दहन बोलते हैं, समझ गए, आग लगता है उसको क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। और श्वसन सांस लेते हैं उसको श्वसन बोला जाता है।
तो उसी में अंतर लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, एक तरफ पहला चीज, दूसरे तरफ दूसरा चीज, कॉपी को दो हिस्सों में बांट लीजिए, समझ गए ना। देखिए जब किसी भी चीज का अंतर लिखने के लिए आए ना, तो क्या करना है ना कि जैसे देखिए यह जो हो गया कॉपी, जैसे मान लिया जाए एक सादा पन्ना हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सादा पन्ना तो लगता है इसमें है ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये सादा पन्ना हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना कि इसको ऐसे मोड़ करके इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिएगा, दो भाग में से डिवाइड करिएगा, ठीक है। और बीच से क्या करिएगा, एक रेखा खींच दीजिएगा, एक तरफ श्वसन और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, दहन। ऊपर में एक लाइन लिख देना है, श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। ऊपर में लिख देना है श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है, और एक तरफ श्वसन दूसरी तरफ दहन, और पॉइंट वाइज पॉइंट करके एक नंबर इधर, उसके सामने वाले लाइन में एक नंबर इधर, ऊपर नीचे मत करिएगा, समझ गए ना। जैसे मान लिया जाए, यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर आप लोग जरा ध्यान से समझ लीजिए, आपको इस तरीके से लिखना है, आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहां से हम लिखना शुरू किए ना, देखिए किस तरीके से आपको अंतर लिखना है। जैसे यहां से हम लिखना शुरू किए तो एकदम यह लाइन इसी लाइन में होना चाहिए, ये वाला हमारा लाइन हो गया एक लाइन। दूसरा लाइन यहां से हम लिखना शुरू करेंगे तो यह हो गया हमारा दूसरा लाइन, समझ में आ गया। अब हम यहां से लिखेंगे बच्चों, देखिए हमारा भी मिस्टेक है, यहां से हो गया है अलग, तो यहां से हम यहां तक एक लाइन खींच देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक दूसरा लाइन खींच, यह हो गया तीसरा नंबर अंतर। और इस तरीके से अगर आप लोग अंतर लिखेंगे तो यह चीज ज्यादा बेहतर होता है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। देखिए देखने में भी आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, समझ गए ना। इस लाइन में पहला तो इधर भी इसी लाइन में पहला, इस लाइन में दूसरा तो इधर भी इसी लाइन में दूसरा, इस लाइन में तीसरा तो इधर भी इसी लाइन में तीसरा, इस लाइन में चौथा तो इधर भी इसी लाइन में चौथा, समझ गए। यह होता है अंतर लिखने का सही तरीका। देखिए परीक्षा में सिर्फ लिखना मतलब नहीं है, कॉपी भर दो सही हो जाएगा, नहीं, लिखने का आपका जो तरीका है वह कैसा है, यह चीज बहुत बड़ा मायने रखता है, समझ गए ना। समझ गए, यह चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। तो देखिए श्वसन और एक तरफ दहन, श्वसन की तरफ हम लोग सबसे पहला अंतर क्या लिखेंगे, यह क्रिया सजीवों में होती है। जाहिर सी बात है भाई, श्वसन की क्रिया किस में होती है, सजीवों में होती है। श्वसन की क्रिया किस में होती है, सजीवों में होती है, यह बात आप लोग जानते हैं। और दहन की क्रिया निर्जीवों में होती है। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई किताब है, जैसे मान लिया जाए कि ये कॉपी है, इसको जला देंगे, चूंकि ये निर्जीव है तो यही ना जलेगा, यही जलेगा, समझ गए ना। तो श्वसन की क्रिया सजीवों में, श्वसन सांस कौन लेता है, जो सजीव होता है, जलता कौन है, जो निर्जीव होता है, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, यह क्रिया सजीवों में होती है और दहन की क्रिया किस में होती है, निर्जीवों में होती है। दूसरा, यह एक जैविक क्रिया है, चूंकि जीव जंतुओं में होता है, समझ गए ना, सजीवों में होता है, और जो सजीवों में होता है उसको जैविक बोलते हैं। तो यह जैविक क्रिया है, जबकि दहन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। दहन क्या है, रासायनिक क्रिया है, समझ गए। उसके बाद तीसरा, श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। श्वसन क्या होता है, जीवों का नियंत्रित प्रक्रम, नियंत्रण, इस पर हमारा नियंत्रण है, समझ गए ना, इस पर हमारा नियंत्रण है। सांस लेने का मन है तो सांस लेंगे, नहीं तो सांस नहीं लेंगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, समझ गए, लेकिन इस पर हमारा नियंत्रण है। लेकिन दहन क्या है, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। क्या है, एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। और चौथा, श्वसन बड़ा धीरे धीरे होता है, मंद गति से होता है। देखते हैं कब हम लोग सांस लेते हैं, कब छोड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कब हम लोग सांस लेते हैं, कब सांस छोड़ते हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन दहन एकदम धधुआ करके आग लग गया, समझ गए ना। हाँ, समझ गए ना, धाए धाए पूरा एकदम भवक भवक के आग लगता है। तो यह क्रिया जो है बच्चों मंद दहन होता है। श्वसन जो है वो मंद दहन का उदाहरण है, जबकि दहन जो है यह तीव्र प्रक्रिया होती है, तेज गति से होता है। तो बस यही श्वसन और दहन में अंतर है। परीक्षा में जब भी पूछेगा तो कभी मत सोचिएगा कि 5 नंबर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, समझ गए ना। जब भी पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर कभी मत सोचिए। तो यह आपका श्वसन चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, श्वसन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें लगता है कि श्वसन चैप्टर में अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। श्वसन चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। सब कुछ हमें लगता है कि हो गया है, ठीक है। हो गया। चलिए अब बच्चों, यह भारती भवन का किताब हमारे हाथ में है।
कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग पूछते हैं और आप बताइएगा। इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मौखिक ही पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, जहां तहां से हम पूछेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जरा बताइए, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। इस चैप्टर का 9वां नंबर क्वेश्चन है जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। निश्वास द्वारा निकली वायु, यानी कि जब हम लोग वायु को छोड़ते हैं, निश्वास, देखिए शब्द, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन लैंग्वेज इसका कठिन लिखा हुआ है कि निश्वास द्वारा, निश्वास मतलब जब हम लोग श्वसन क्रिया में गैस छोड़ते हैं, तो निश्वास द्वारा निकली वायु कौन सी होती है? सिंपल सा बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। चलिए, हो गया। अच्छा, आपको ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर हम आपको बता रहे थे, जिसको हम वायवीय और अवायवीय भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जरा एक बात बताइएगा, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? फटाफट से आप लोग बताइए, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन, जिसको अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? फटाफट से बताइए, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन दे दें? ऑप्शन है बच्चों, माइट्रोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव्य। माइट्रोकॉन्ड्रिया या कोशिका द्रव्य। ऑक्सी श्वसन बताए थे माइट्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य में होता है अनॉक्सी, यानी कि अवायवीय, हम आपको बताए थे ना, बताए थे, तो कोशिका द्रव्य बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसे यह सब क्वेश्चन हम आपको जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना अंतिम दिन, तो उस समय पूछेंगे। बताइए आप लोग फटाफट से, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। सांस लेना, उसको क्या बोलते थे हम लोग? श्वास। और सांस छोड़ना उच्छ्वास बोलते थे, और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते थे? स्वच्छोवास बोलते थे। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को स्वच्छोवास बोला जाता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके आप में बन जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्यारे बच्चों, अगला नंबर जो आपका चैप्टर है वह क्या है? अगला नंबर जो चैप्टर है वह क्या है? परिवहन। अगला नंबर चैप्टर आपका कौन सा है? परिवहन चैप्टर है, देख लीजिए जरा ध्यान से, तीसरा नंबर चैप्टर, परिवहन चैप्टर। तो अब अगले क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे परिवहन चैप्टर, ठीक है। परिवहन चैप्टर अब हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात जरा बताइए, परिवहन चैप्टर पढ़ा दें अगली क्लास में, या फिर संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर पढ़ा दें? जरा बताइए तो आप लोग। परिवहन, दो ऑप्शन देते हैं हम आपको। एक पहला ऑप्शन है आपका परिवहन चैप्टर, ठीक है ना, क्योंकि अभी परिवहन और उत्सर्जन दो चैप्टर पढ़ाना बाकी है। और दूसरा मंगलम, संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर है मंगलम। बताइए दोनों में से कौन आपको हम कंप्लीट करवावें? दोनों में से कौन हम आपको कंप्लीट करवावें, ठीक है। या फिर एक तीसरा भी ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, क्योंकि हिंदी भी अभी तक नहीं हुआ है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखा गया है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। बताइए कौन सा होना चाहिए? संस्कृत, 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 संस्कृत। बहुत सारे बच्चे संस्कृत लिख रहे हैं। हम ऑप्शन सिर्फ दो ही दिए हैं, समझ गए ना, हमारा ऑप्शन सिर्फ बच्चों दो है। चलिए वोटिंग करवा देते हैं, ठीक है ना, वोटिंग करवाते हैं, जरा आप लोग वोट दीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखिए आपके सामने वोटिंग डालते हैं, आप लोग वोट दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए हम वोटिंग डाल देते हैं। अब आगे कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है, कौन सा चैप्टर या विषय भी लिख देते हैं यहाँ पर, विषय होना चाहिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, पहला चैप्टर क्या लिखते हैं हम? परिवहन। परिवहन हो गया, और दूसरा हम लिख देते हैं मंगलम, मंगलम। चलिए तीसरा भी जोड़ देते हैं, श्रम विभाजन
एवं जाति। हाँ, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। अब आप लोग वोटिंग कर लीजिए। अब आप लोग बच्चों वोटिंग कर लीजिए, देखते हैं वोटिंग करके आप लोग कितना जुटा लेते हैं। अपना अपना वोटिंग करिए। आपके सामने आ गया होगा वोटर आईडी कार्ड। बाबू जल्दी जल्दी से वोटिंग कर लीजिए। देखते हैं कितने बच्चे वोटिंग करते हैं किधर। जिसका ज्यादा वोटिंग होगा वही होगा, जिसका ज्यादा वोटिंग होगा वही होगा। देखते हैं क्या होता है। अड़तालीस प्रतिशत वोट अभी जा रहा है संस्कृत के साथ। 48, 645, 700 बच्चे लगभग वोट दे चुके हैं। और सबसे ज्यादा वोट आया है मंगलम को, सबसे ज्यादा वोट आया है मंगलम को। देखते हैं, एकता में बल होता है। जिसका वोटिंग ज्यादा सरकार उसी का बनेगा, क्योंकि देश हमारा लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में जिसका ज्यादा बहुमत होता है सरकार उसी की बनती है, चाहे अगर एक वोट से ज्यादा भी क्यों ना हो जाए। एक वोट से भी अगर ज्यादा हो गया तो सरकार उसी का बनेगा। समझ गए? तो इसलिए जो सरकार बना रहा है ना उसी को सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। जो सरकार बना रहा है उसी को सपोर्ट करिए। देखिए अभी भी वोटिंग ज्यादा है भाई। सबसे पहले है मंगलम, दूसरे नंबर पर है परिवहन और तीसरे नंबर पर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह बच्चों अभी भी मंगलम चैप्टर की संख्या ज्यादा है। लगभग 47% बच्चे मंगलम चैप्टर के साथ हैं। 47% बच्चे किसके साथ हैं कि सर मंगलम चैप्टर होना चाहिए। तो चलिए अंतिम में हम फैसला यही सुनाते हैं भाई। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस मुकाम पे पहुंची है कि जिनकी वोटिंग ज्यादा है उनकी ही सरकार बनेगी और उन्हीं का बात माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका वोटिंग कम है उनको बहिष्कार किया जाएगा। उनका भी बात सुना जाएगा, उनका भी बात समझा जाएगा। क्योंकि परिवहन दूसरे नंबर पर वोटिंग में आए हैं, इसलिए परिवहन वाले को संस्कृत के बाद रखा जाए। और जब संस्कृत का पहला चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद परिवहन चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ये अदालत का फैसला यही है, ठीक है। चलिए हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब लगभग लगभग आप लोग सब कुछ समझ चुके हैं। लगभग लगभग सब कुछ समझ ही गए, समझ गए ना। संस्कृत तो अगली क्लास में यानी कल एकदम संस्कृत वाचन होगा। अच्छा आपको हम संस्कृत के लिए ना एक बुक सजेस्ट किए थे। कहाँ गया वो मेरा बुक? संस्कृत के लिए हम आपको ना एक बुक सजेस्ट किए थे, शायद आप देखे कि हाँ ये वाला बुक बच्चों, ये वाला बुक हम सजेस्ट किए थे। जरा नजदीक से दिखा देते हैं। ये वाला बुक संस्कृत सहचर, ठीक है ना। ये बुक हम आपको सजेस्ट किए थे। हालांकि अगर आप बुक नहीं भी लेते हैं ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे बुक पढ़ेंगे आपको रत्ती भर समझ में नहीं आएगा। इस चीज को अगर हम पढ़ाएंगे आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इस बुक में ना हर एक चीज वो दिया गया है। हम आपको एक बात बता देते हैं, जो इस बुक को खत्म कर लेगा, जो इस बुक को खत्म कर लेगा ना उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन खत्म करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम बोल दिए, ठीक है। तो अगर 10th क्लास के बच्चे हैं तो ये बुक होना चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। इसमें टोटल व्याकरण दिया हुआ है। हालांकि हम स्टार्ट करेंगे, वर्ण प्रकरण हो गया, परिभाषा प्रकरण, ये सब कुछ हम स्टार्ट करेंगे यहां से एकदम शुरुआत से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज को हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिएगा। संस्कृत व्याकरण जब स्टार्ट करेंगे तो यह सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में यह सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बच्चों आज का क्लास अब यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहीं पर क्लास को हम बिल्कुल समाप्त करेंगे। और अब अगली क्लास में, हाँ अब अगली क्लास में बच्चों, हाँ हमारे टेबल पर सब तरह का बुक है, हर एक तरह का बुक होता है जी, ठीक है ना। अंग्रेजी के लिए आप लोग जानते हैं यह वाला बुक जिससे हम लोग भी पढ़ाई किए थे और आप लोग अभी तक इससे पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन।
या फिर ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। ऑक्सफोर्ड का जो किताब होता है ना, बहुत जबरदस्त होता है। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, देखिए यह वाला भी किताब हमारे टेबल पर है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। तो ये सब किताब हमारे टेबल पर है, क्योंकि हमें पता है कि 10th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाना है, समझ गए। तो हमारे टेबल पर सब कुछ रहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के अब हम बहुत ज्यादा बातचीत भी कर लिए हैं, तो आज की इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त किया जाए। अगली क्लास में एकदम जोरदार तरीके से मंगलम चैप्टर का शुरुआत करेंगे। पूजा पाठ वाला भाषा है भाई संस्कृत, तो एकदम हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम से हम शुरुआत करेंगे और चले जाएंगे एकदम अंतिम अंतिम तक। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।